नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खबरों की शुरुआत करते बता दूं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर तीसरी बार लगातार बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। उसके बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। बीजेपी की इन 2 दिवसीय बैठक में किन किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कहां पर पार्टी को और ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसको लेकर समीक्षा की जा रही है। वहीं आपको बता दूं, बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पार्टी चुनाव के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर के बनाए गए लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी और लोकसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए विस्तारकों के अलावा विधानसभा सीट के विस्तार के साथ भी बैठक की गई। आपको बता दूं साथ ही साथ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक को लेकर धामी ने कहा कि चुनाव प्रबंधन पूरे चुनाव में एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। देखिए, विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए, एक मंथन बैठक हुई जिसमें सीएम धामी ने भी शिरकत की। ये बैठक कितनी खास है? समीक्षा के लिहाज से क्या कुछ इसमें जो है निकलकर सामने आया, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा की ओर से तमाम पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वयं बैठक ले रहे हैं और आने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए एक रोड मैप की तैयारी जो है उनकी तरफ से की जा रही है। क्योंकि ऐसा देखने को मिला था कि 5 लोकसभा सीट पे जरूर जीत दर्ज की गई है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। 1.5 से 2 लाख वोटों का ही अंतर सीट पे नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया कि कई विधानसभाओं से भाजपा को वोट नहीं पड़े हैं, तो वो विधानसभाएं काफी महत्वपूर्ण हो सकती है आने वाले निकाय चुनाव के लिए। इसके तहत एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि किस तरह से जो है इन क्षेत्रों से भी वोट भाजपा को पड़े अगले निकाय चुनाव में, ताकि हर सीट जो है भाजपा जीत सके। फिलहाल मुख्यमंत्री स्वयं इस बात की पैरवी कर रहे हैं और लगातार कोर कमेटी की बैठक हो, चाहे पदाधिकारियों के साथ बैठक हो या समीक्षा बैठक हो, इस तरह की बैठकें लगातार की जा रही है। जी आपसे गुजारिश है आलोक कि आप लगातार खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहें। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सड़क हादसों पर बड़ा कदम, उत्तराखंड सरकार उठाने जा रही है एक बड़ा कदम। ड्राइवरों को पूरी करनी होगी ये शर्त। हिल एंड एंडोर्समेंट के लिए ऑटोमेटिक फिजिकल टेस्ट होगा जरूरी। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही उत्तराखंड में पहाड़ पर जाने वाले वाहनों के चालकों के लाइसेंस के हिल एंडोर्समेंट के लिए ऑटोमेटिक फिजिकल टेस्ट भी जरूरी होगा। उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत सिंह ने रविवार को रुद्रप्रयाग में हुए सड़क हादसे के मद्देनजर कहा कि पहाड़ पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अब 4 धाम यात्रा पर जा रहे वाहनों के अलावा पर्यटक वाहनों की भी जांच की जाएगी। इसमें चालकों के लाइसेंस के हिल एंडोर्समेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जहां ड्राइवरों को पूरी करनी होगी ये शर्त। हिल एंडोर्समेंट के लिए ऑटोमेटिक फिजिकल टेस्ट होगा जरूरी। धामी सरकार का ये बड़ा कदम, बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर उठाया गया ये कदम। लगातार खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सेमवाल बने हुए हैं। आलोक, देखिए, धामी सरकार ने बढ़ते हादसों के मद्देनजर एक बड़ा और अहम कदम उठाया है, जिसमें खास करके हिल एंडोर्समेंट शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। क्या है ये हिल एंडोर्समेंट, दर्शकों को समझा दें। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि उत्तराखंड में जब से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, तब से लगातार इस तरह के सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। एक भीषण सड़क हादसा भी परसों हुआ था, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जिसके बाद पौड़ी में एक सड़क हादसा हुआ है और कई जगह ऐसे सड़क हादसों की खबर सामने आ रही है जिसमें 1 या 2 लोग अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं। तो जो हिल एंडोर्समेंट टेस्ट है, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि जो पहाड़ों में जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर, उनको पूरी नॉलेज हो, उनको पूरी तरीके से पता हो कि आखिर पहाड़ों में किस तरह से गाड़ी चलाई जाए, यदि सामने से अपने तरफ कैसे लेन में गाड़ी रखी जाए और यदि सामने से कोई दूसरी गाड़ी आती है तो किस तरह से गाड़ी का बचाव किया जा सके। तो ये पूरे टेस्ट में होगा और प्रत्येक ड्राइवर को जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में अपना संचालन करेगा वाहनों का, उसको ये टेस्ट अनिवार्य होगा, ताकि दुर्घटना में कहीं ना कहीं कमी जो है आ सके। जी
जी, आपसे गुजारिश है आलोक कि आप लगातार खबर पर बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में अब जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां बीजेपी ने बद्रीनाथ और बेंगलुरु दोनों ही सीटों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस अभी भी इस मामले में पिछड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। वहीं प्रत्याशियों को लेकर जब कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंगलौर में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और काजी निजामुद्दीन ही हमारे प्रत्याशी होंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं बद्रीनाथ विधानसभा की, तो बद्रीनाथ विधानसभा में हमारा प्रत्याशी कौन होगा, ये हमारे बद्रीनाथ के प्रभारी तय करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार संवाददाता आलोक बने हुए। आलोक, देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर दोनों सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, संशय बना हुआ है और अब करण महारा का एक बयान भी सामने आया है। आलोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा ने दोनों ही प्रत्याशियों की घोषणा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कर दी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ ऐसा चीज समझ नहीं आई है, कोई ऐसी चीज निकलकर नहीं आई है कि आखिर कौन इन दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये जो निर्णय है वो हाईकमान का ही रहने वाला है और कौन इस सीट से जो है चुनाव लड़ेंगे ये भी हाईकमान ही तय करेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला कि प्रत्याशियों की घोषणा करने में कांग्रेस ने काफी देर लगाई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को जरूर भुगतना पड़ा। और फिलहाल विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हो सकता है कि यदि देरी से प्रत्याशी की घोषणा होती है तो चुनाव के प्रचार प्रसार में असर पड़ सकता है और इसका भी खामियाजा फिलहाल कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। तो देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है। अभी जी, आपसे गुजारिश है आगे भी खबरों पर लगातार बने रहिए हमारे साथ। तीर्थों पर स्मार्ट तरीके से भीड़ प्रबंधन के लिए आईआईटी के शोधकर्ताओं ने क्राउड आई डिवाइस तैयार किया है। आईआईटी परिसर में इसका परीक्षण किया गया। अब यमुनोत्री धाम में डिवाइस लगाने की तैयारी है। अब चार धाम समेत विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर क्षमता से अधिक भीड़ जुटाने से पहले ही डिवाइस सिस्टम कंट्रोल रूम को अलर्ट करेगी। आपको बता दें, साथ ही साथ पल पल की जानकारी भी देगा। वहीं भीड़ को स्मार्ट तरीके से नियंत्रित करने के लिए ये डिवाइस आधारित सिस्टम आईआईटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। इसके काम के अनुरूप ही डिवाइस को क्राउड आई नाम दिया गया है। आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग सेक्शन के शोधकर्ता प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने बताया कि डिवाइस बनाने का मकसद किसी भी धार्मिक स्थल या परिसर में रियल टाइम मॉनिटरिंग और क्षमता से अधिक भीड़ होने से पहले अलर्ट जारी करना है। आईआईटी परिसर में की गई टेस्टिंग में इसके शानदार परिणाम शामिल पाए गए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक हमारे साथ बने हुए। आलोक, तीर्थों पर स्मार्ट तरीके से भीड़ प्रबंधन के लिए आईआईटी के शोधकर्ताओं ने क्राउड आई डिवाइस तैयार किया है। ये डिवाइस किस तरीके से काम करता है और इस डिवाइस के क्या कुछ फायदे हैं, दर्शकों को बता दें। और देखिए, संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें कि डिवाइस सिस्टम कंट्रोल रूम को अलर्ट जारी कर देगा जैसे ही भीड़ की संख्या बढ़ेगी, या साथ ही साथ चारों धामों में भीड़ बढ़ने से पहले अलर्ट इस डिवाइस से मिलेगा। दरअसल डिवाइस बनाने का मकसद किसी भी धार्मिक स्थल या परिसर में रियल टाइम मॉनिटरिंग और क्षमता से अधिक भीड़ होने से पहले अलर्ट जारी करना है। आईआईटी परिसर में की गई टेस्टिंग में इसके शानदार परिणाम मिले हैं। और तीर्थों पर स्मार्ट तरीके से भीड़ प्रबंधन के लिए आईआईटी के शोधकर्ताओं ने क्राउड आई डिवाइस तैयार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सेमवाल फोन लाइन के जरिए एक बार फिर जुड़ चुके हैं। आलोक, तीर्थों पर स्मार्ट तरीके से भीड़ प्रबंधन के लिए आईआईटी के शोधकर्ताओं ने क्राउड आई डिवाइस तैयार किया है। ये डिवाइस के क्या फायदे हैं और ये कैसे काम करेगा, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियर विभाग के ट्रांसपोर्ट इंजीनियर सेक्शन ने एक ये डिवाइस तैयार किया है और इसमें कहीं ना कहीं एक रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी और क्षमता से अधिक भीड़ अगर इसमें कहीं पर होती है तो इस पे अलर्ट भी फिलहाल जारी किया जाएगा। तो जो क्राउड आई डिवाइस है इसको
इसका फिलहाल परीक्षण किया गया है। अब यमुनोत्री में इस डिवाइस को लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में हमें ऐसा देखने को मिला था। जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, उस टाइम यमुनोत्री में भारी संख्या में भीड़ पहुंची थी, जो कि सीट उसकी होल्डिंग कैपेसिटी से कई ज्यादा थी। तो फिलहाल इसको यमुनोत्री में लगाया जाएगा और फिलहाल इसका प्रशिक्षण तो हो चुका है। अब सीधे तौर पर ये देखा जाएगा कि कितना कारगर ये डिवाइस जो है साबित होता है। जी, आपसे गुजारिश है आगे की खबरों पर भी आलोक आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जहां नमाजियों में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी, तो वहीं एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां भी दी गईं। कुमाऊं के पिथौरागढ़, काशीपुर, हल्द्वानी, नैनीताल समेत कई क्षेत्रों में ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं गढ़वाल के हरिद्वार और रुड़की समेत इसकी धूम देखने को मिली। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी हैं। जसपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी नेगी गांव में बीते रोज अज्ञात चोरों ने एक ट्रैक्टर चोरी की थी, जिसमें पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। वहीं कुंडा थाना में एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गढ़ी नेगी गांव निवासी धर्मवीर सिंह ने थाने में सूचना दी थी कि 11 से 15 तारीख के बीच वो अपने घर से बाहर गए थे और जो घर पर ट्रैक्टर पार्क किया गया था वो चोरी हो गई है, जिसकी सूचना के बाद थाना कुंडा की टीम एक्टिव हो गई है और टेक्निकल डिटेल सर्विलांस और मुखबिर के माध्यम से एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 3 आरोपी जगपाल सिंह जो गढ़ी नेगी का निवासी था और देवेंद्र सिंह और अनुज कुमार दोनों अफजलगढ़ जनपद बिजनौर के निवासी हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर चोरी किया हुआ ट्रैक्टर बरामद किया है। वहीं इनके आपराधिक इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बता दूं कि कुंडा थाने की पूरी टीम को एसएसपी उधम सिंह नगर की ओर से 2000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। सुप्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वो भक्तों को 3 दिवसीय श्री हनुमान जी की राम भक्ति कथा का रसपान कराएंगे। 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा यज्ञ का आयोजन परमार्थ लोक आश्रम बद्रीनाथ में किया गया है। आज बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्त मंडली के साथ बद्रीनाथ धाम स्थित खाक चौक आश्रम पहुंचे, जहां खाक चौक आश्रम के संस्थापक संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज और अन्य संत गणों के उनका भव्य स्वागत किया। फिल्मी एक्टर और रंगकर्मी सुबीर गोस्वामी के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सुबीर गोस्वामी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बता दें कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजन सुशीला तिवारी बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें कि सुबीर गोस्वामी ने वेरी जॉन के इंस्टीट्यूट के एक्टिंग कोर्स किया था और उसके बाद मुंबई में किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे, जहां बड़े पर्दे पर एक फिल्म हॉस्टल में उन्होंने अभिनय भी किया। साथ ही साथ उसके बाद मिशन टाइगर मूवी में भी काम किया। कई सीरियल में भी काम करने के बाद वापस दिनेशपुर आ गए। दिनेशपुर आकर निर्देशन का काम किया और थिएटर के पीछे अपना समय देने लगे। ताजमहल का ठेका, अंधा युग जैसे प्रसिद्ध नाटक निर्देशन का काम किया। एक बांग्ला मूवी जोम लीला उन्होंने बनाई। साथ ही बचपन से ही वे थिएटर के प्रति बांग्ला जात्रा गान की प्रति रुचि रखते थे। बांग्ला जात्रा गान में अभिनय के साथ साथ हिंदी नाटकों में भी बचपन से ही एक्टिंग की। डॉक्टर अभिजीत मंडल की तरफ से निर्देशित नाटक अग्निरथ से उन्होंने अपनी बड़ी पहचान बनाई। राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता में इस नाटक में उन्हें चरित्र अभिनेता अवार्ड भी मिला और इस नाटक को द्वितीय पुरस्कार भी मिला था।
रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू ग्राम में देर रात हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं गोलीबारी में 2 युवक घायल हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को लेकर जाने लगी, तो स्थानीय लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश देखने को मिला। पुलिस को शव को अपने कब्जे में लेकर ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही बता दूं कि पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। घटना के संबंध में अग्रिम कार्यवाही लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि ब्याज पर पैसे देने वाले एक शख्स ने ब्याज के पैसे न लौटाने पर 3 युवकों रवि बडोला, सुभाष और मनोज नेगी पर किराए की गाड़ी में आए गुंडे बुलाकर हमला करवाया। साथ ही साथ मामले में रवि बडोला नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुभाष छेत्री और मनोज नेगी नामक युवक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। झुलसाती गर्मी से कुछ राहत के आसार हैं। पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी 19 जून को बारिश हो सकती है। मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है, तो मई के बाद जून में भी अभी तक कई बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिन बाद प्रदेश भर में गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। वहीं पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश होने से तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। बता दूं कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में 19 जून को तेज बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में कहीं-कहीं झोंकेदार हवाओं के साथ बौछार पड़ सकती है, जिससे कि मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान में कुछ कमी आने से गर्म हवाओं से राहत मिलेगी। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।